गुप्त काल का जो सैन्य संगठन संगठन था वो पूरी तरीके से केंद्रीकृत था। यानी जो सारी पावर थी वो सेंटर के पास थी। दूसरी चीज़ ये कि सेना के जो प्रमुख अंग थे उसमें आपकी घुड़सवार सेना, पैदल सैनिक और हाथी सेना। इसके अलावा जो दूसरे सैनिक होते थे उसमें उन्हें भी शामिल किया जाता था। यानी जो सेना के जो प्रकार थे वो चार तरीके के प्रकार थे। इसके अलावा युद्ध नीति और रणनीति। युद्ध नीति और रणनीति का सीधा सा मतलब होता है कि जब गुप्त काल के समय में जो राजा लड़ते थे या किसी राज्य के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो उन उस दूसरे राज्य को चारों तरफ से घेरना या तीन तरफ से उसका घेराव डालना। कई बार उसमें जो उनके जो किले होते थे वो 6-6 महीने तक चलते थे। उसका जो घेराव है उसका 6-6 महीने तक चलता था, 1-1 साल तक। आपने देखा भी होगा जो गुप्त काल की जो सैन्य रणनीति थी वो पूर्ण रूप से अ, विकसित नीति थी जिसमें जिसमें शासकों ने कई बहुत महत्वपूर्ण विजय हासिल की। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। इसमें शक क्षत्रप शामिल थे जो महाराष्ट्र में होते थे, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। प्रशासन में जब उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने शौर्य और सामर्थ्य से उनको पराजित कर दिया। शक क्षत्रपों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकारिक नामक उपाधि धारण की। इसका सीधा सा मतलब होता है शकों का उन्मूलन करने वाला व्यक्ति या राजा। रणनीति का मतलब ये होता है कि जब आप किसी राज्य पर दिमागी रूप से कोई प्रभाव डाल रहे या साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर डाल रहे, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ रहे। आपने उस शहर की जो पोर्ट सिटीज़ है या पोर्ट जो किले हैं उनको एक तरीके से बंद कर दिया, तो उसके ऊपर शहर के लोगों का जो मानसिक एक तरीके से दबाव है वो बढ़ जाता है। वो लोग अंदर से ही टूटने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सिकंदर की एक छोटी सी विजय का वर्णन बताता हूँ। टायर शहर है लेबनान का। लेबनान में सिकंदर ने टायर शहर को 6 महीने की घेराबंदी के साथ जीता था, क्योंकि उस समय जो उनका जो सपोर्ट था उस समय सिकंदर के विरुद्ध दूसरे राजा कर रहे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो गुप्त काल के सैनिक थे या सैन्य प्रशासक और नीति निर्माता थे, उन्होंने कई रणनीति और युद्ध नीति का हिसाब किताब किया और कई बार उसमें जो उसकी कैलकुलेशन थी युद्ध में उसको पूर्ण रूप से जीत भी हासिल हुई। इसके अलावा जो गुप्त काल के जो हथियार होते थे वो मुख्य रूप से तलवार, भाले, तीर कमान और ढाल होती थी, जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अलावा जो सैनिक होते थे वो पूर्ण रूप से कवच धारण करते थे। हेलमेट होते थे उनके बहुत विकसित रूप से, जो कि बहुत मजबूत होते। इसके अलावा खंजरों का रखने का जो प्रचलन भी था उस समय था। पर ज़्यादातर जो मेन चीज़ थी वो थी तलवार, ढाल और भाले होते थे। क्योंकि ये जो लोग थे मतलब सैनिक थे ये बहुत ज़्यादा फास्ट मैन्यूवरिंग करते थे। इसके अलावा पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक बहुत तेज़ी से आक्रमण करते थे और अपने दुश्मनों को भौचक्का करते थे, जिससे दुश्मनों को कई बार लड़ने का टाइम भी नहीं मिलता था और वो पराजित हो जाता था। इसके इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जैसे मान लो आप गुप्त काल के समय में जी रहे हो, तो जो उस समय का राजा होगा कोई स्कंदगुप्त होगा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। इसके अलावा जो
समुद्रगुप्त होगा, तो उसने जो अपनी सीमाओं की जो रक्षा की थी वो बहुत सुदृढ़ तरीके से की थी। यानी आपको अपने अपने साम्राज्य के सबसे दूर दूर किले तक जाना पड़ता है, वहाँ पे एक छोटा गवर्नर बिठा दिया या सामंत बिठा दिया, वहाँ पे आपने एक पूरी व्यवस्था बनी बनाई हुई छोड़ दी, और आपकी सेना और राजा आप वापस आ गए केंद्र में। और जो वहाँ से हमले हो रहे होंगे उसका जो एक जासूस होगा या जो एक सैनिक होगा, तो हमले की खबर उसको पहले ही राज्य राज्य के अंदर राजा को मिल जाएगी। इसका इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि समय मिल जाता था केंद्र की सेना को, और राज्य की राज्य जो राज्य व्यवस्था है उनको, जो उनके अंदर जो मंत्री परिषद होते थे, युवराज होते थे, और इसके अलावा राजा खुद होता था, सेनापति होते थे, महादंड नायक होते थे, जो पूरी व्यवस्था को चलाते थे, अपनी सारी सिस्टम एक्टिवेट करते थे। तो सीमाओं की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लो आप, बंगाल हमारा सबसे पश्चिम पूर्वी राज्य है, तो पूर्वी राज्य है, तो पूर्वी राज्य की सुरक्षा इसमें ये है कि वहाँ से ज़्यादातर कह सकते हैं आपकी घुसपैठ होती रहती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ पश्चिम की सीमा में जाते हैं, तो वहाँ पे राजस्थान और जम्मू कश्मीर का इलाका और गुजरात सबसे प्रमुख राज्य है, जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की सीमा को देखते हैं, तो पाकिस्तान के आगे सिर्फ ईरान है, और ईरान के पाकिस्तान के आगे सॉरी ईरान नहीं है, अफ़गानिस्तान है। फिर वहाँ से थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ईरान। ईरान से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो बस आपको एक ही देश मिलेगा, इराक। तो जो सीमाओं का जो संगठन है वो बहुत ज़रूरी है, उसका विस्तार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो अपनी व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रूप से हमेशा बनाया जा सके। इसके अलावा किलों का निर्माण भी ऐसे शहरों में किया जाता था जो पोर्ट सिटी होती थी, जहाँ से कंट्रोल रख पाना बेहतर हो पाता था लोगों के बीच और प्रशासन के तालमेल के साथ।